जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है दिव्यांगजन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। दिव्यांगजन मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो भी फिजिकली चैलेंज या हैंडीकैप्ड हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। यूपी पीसीएस मेंस में एक बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पीवाईक्यू में आ रहा है क्योंकि इससे पहले इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस पे आ चुका है। तो हमारा टॉपिक है इंपावरमेंट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि जिसको हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि दिव्यांगजन। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, दिव्यांगजन यानी कि पीडब्ल्यूडी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की जनसंख्या पूरे उत्तर प्रदेश में 2.08 है। कितना है? 2.08%, यानी कि पीडब्ल्यूडी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन की जनसंख्या 2.08% है 2011 सेंसस के मुताबिक। कब? 2011 सेंसस के मुताबिक नंबर ऑफ दिव्यांगजन्स इन उत्तर प्रदेश 2.08%। अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे भारत में दिव्यांगजनों की जनसंख्या 2.21% हो जाएगा। 2.21% पूरे भारत भर में दिव्यांगजनों की जनसंख्या है 2011 के सेंसस के मुताबिक। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया का या नेशनल एवरेज है दिव्यांगजन की जनसंख्या की, उसके मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में यूपी में दिव्यांगजन की जनसंख्या कम है। क्योंकि इंडिया में दिव्यांगजन की संख्या 2.21% है, वहीं यूपी में दिव्यांगजनों की जनसंख्या 2.08% है, ये 2011 के सेंसस के मुताबिक। अगर बात करते हैं कि कितने दिव्यांगजन गवर्नमेंट के पोर्टल से रजिस्टर्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसका नाम था यूडीआईडी। क्या नाम था? यूडीआईडी। यू का मतलब हो गया यूनिक, डी फॉर डिसेबिलिटी, आईडी का मतलब कि आईडी पहचान पत्र, आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूडीआईडी, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उसके अनुसार जो भी डिसेबल्ड हैं और गवर्नमेंट की स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, वो गवर्नमेंट के एक पार्टिकुलर पोर्टल पे जा करके आधार के द्वारा उस पे अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उनके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी अथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर या चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं या जहां पे वो रहते हैं, वहां के नियर बाई में जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा एक अथोराइज सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट के आधार पे प्लस आधार नंबर पे, इन दोनों को मिला करके उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे। उसका नाम था यूडीआईडी प्रोजेक्ट। ठीक, तो यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में 15 लाख डिसेबल्ड या दिव्यांगजन रजिस्टर्ड हैं। यूडीआईडी प्रोजेक्ट से उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं वो 15 लाख रजिस्टर्ड हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 2.08 2011 सेंसस के मुताबिक उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन रहते बसते हैं। देखिए, दिव्यांगजन का अगर हम डिफिनेशन करें कि दिव्यांगजन कैसे लोगों को कहते हैं, या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी या फिजिकली चैलेंज जो हम बातें करते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, तो हम उसको सिस्टमैटिक वे में पहले नंबर पे हम उसको नेशनल, इंटरनेशनल, जो ग्लोबल एरिना है, ग्लोबल एरिना में देखेंगे कि दिव्यांगजन के बारे में कौन कौन से कन्वेंशंस हुए और कौन क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। फिर नेशनल लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन से एक्ट्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस आर्टिकल में इनके बारे में मेंशन किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने
दिव्यांगजनों की वेलफेयर के लिए, पीडब्ल्यूडी की वेलफेयर के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो पहले नंबर पे हम ग्लोबल एरिना यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि दिव्यांगजनों से संबंधित कौन कौन से कन्वेंशन हैं और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाएगा यूएन जो कन्वेंशन है कि यूएन CRPD, यानी कि डब्ल्यू वहां से हट जाता है जब ग्लोबल लेवल पे इसको देखा जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है जो कि पीडब्ल्यूडी की राइट्स के बारे में बात करता है। यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन जो कि दिव्यांगजनों के अधिकारों के बारे में बातें करता है। उस कन्वेंशन का इंडिया सिग्नेचरी है, यानी इंडिया उस पर साइन की हुई है। इस कन्वेंशन के मुताबिक हु हैव लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयरमेंट्स which hinder their full and effective participation in society on equal basis with others. UN conventions on rights of physically challenged person या persons with disability, UN conventions on rights यानी यूनाइटेड नेशंस का दिव्यांगजनों से संबंधित जो अधिकार हैं उस पे जो कन्वेंशन हुआ, उसके मुताबिक वो लोग जो कि लंबे समय से फिजिकली और मेंटली, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इंपेयरमेंट्स यानी कि फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअल या सेंसरी इंपेयरमेंट्स से सफर कर रहे हो, विच हिंडर देयर फुल एंड इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये जो उनके साथ समस्याएं हैं, चाहे वो फिजिकली चैलेंज हो या मेंटली चैलेंज हो, यानी मानसिक रूप से या मतलब कि जिस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो कमज़ोर हैं या वो पूरी बॉडी उनकी फंक्शन लेस है, तो और वो कहीं ना कहीं उनकी जो सोसाइटी में पार्टिसिपेशन है, ये चीज़ें उनकी सोसाइटी में पार्टिसिपेशन में बाधा डालती हो, यानी सोसाइटी में इक्वल स्टेप या इक्वल पेसिंग पे वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या जो डेवलपमेंट का फ्रूट्स है उसको वो एक तरह से अचीव या रिसीव नहीं कर पाते। इक्वल पार्टिसिपेशन उनका समाज में नहीं है क्योंकि वो मेंटली चैलेंज हैं या फिजिकली कमज़ोर हैं या कुछ और समस्याएं उनकी जिस्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ऑन इक्वल बेसिस विद अदर, यानी कि दूसरों के मुकाबले में उनको इक्वल स्टेटस क्या समाज में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, समाज में जो डेवलपमेंट का पैमाना है क्या उसमें वो इक्वल पेसिंग, उनका इक्वल स्टेप है कि नहीं है, या इसी लेवल पे उनका पार्टिसिपेशन है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों को दिव्यांगजन कहा जाएगा या पीडब्ल्यूडी कहा जाएगा, किसके मुताबिक, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट्स की बात करें, पहले नंबर पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या पीडब्ल्यूडी से संबंधित या दिव्यांगजनों से संबंधित। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 या 3 जगहों पे पीडब्ल्यूडी के वेलफेयर के बारे में बातें की गई, उनके राइट्स, उनकी डिग्निफाइड लाइफ के बारे में सुनिश्चित किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में 2 से 3 जगहों पे। तो पहले नंबर में कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं, तो आर्टिकल 41 क्या है, आर्टिकल 41 यानी 41 जो कि डीपीएसपी का एक आर्टिकल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये स्टेट को डायरेक्ट करता है या इंडिकेट करता है, स्टेट को एक तरह से डायरेक्शन देता है कि आप इफेक्टिव प्रोविजन बनाएंगे उन लोगों की राइट्स के लिए जो कि ओल्ड एज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं यानी अनएम्प्लॉयड हैं, सिक हैं यानी कि वो कमजोर हैं, डिसेबल्ड हैं, यहां पे देखिए वर्ड डिसेबल्ड आया आर्टिकल 41 यानी 41 के मुताबिक। ठीक है, आर्टिकल 41 डायरेक्ट द स्टेट या गाइड द स्टेट या डायरेक्ट द स्टेट टू मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस। आर्टिकल 41 स्टेट को गाइड करता है या डायरेक्शन देता है कि स्टेट को एजुकेशन से संबंधित, वर्क से संबंधित और पब्लिक असिस्टेंस या सोशल असिस्टेंस से संबंधित
कुछ प्रोविजन बनाने के लिए डायरेक्शन देता है। अब वो प्रोविजन इस कंडीशन में बनाएंगे जब इस तरह के कुछ लोग, पार्टिकुलर समाज के ग्रुप के लोग, जो वल्नरेबल ग्रुप के लोग हैं या समाज का वल्नरेबल सेक्शन है, कौन सा, जैसे कि आप इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कोई बेरोजगार है तो उसके लिए कुछ पार्टिकुलर प्रोविजन बनाएंगे। ओल्ड एज, यानी कि जो बुढ़े लोग हैं उनके लिए कुछ प्रोविजन बनाना होगा इनको। सिकनेस, जो कमजोर हैं, इल हैं, उनके लिए प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन बनेगा। एंड डिसेबिलिटी, यानी कि जो फिजिकली या दिव्यांगजन है, तो ऐसे लोगों को स्टेट को स्पेशल प्रोविजन बनाने की बात कही गई, ताकि इन लोगों की राइट्स, जो कि एजुकेशन से संबंधित है, वर्क से संबंधित है और पब्लिक असिस्टेंस से संबंधित है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो संविधान में ही, कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो 7वां शेड्यूल है, जो कि सब्जेक्ट यानी स्टेट सब्जेक्ट, सेंटर सब्जेक्ट या कॉन्करेंट लिस्ट की बातें करता है, तो 7वां शेड्यूल में जो स्टेट लिस्ट है, यानी कि सेकंड लिस्ट है, सेकंड यानी कि स्टेट्स का जो सब्जेक्ट है, उसमें हम देखते हैं स्टेट लिस्ट में एंट्री नंबर 9, एंट्री नंबर 9 में भी दिव्यांगजनों के वेलफेयर की बातें कही गई हैं, उनके राइट्स, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कही गई। इसका मतलब कि दिव्यांगजन ये कहीं ना कहीं स्टेट का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये सेकंड लिस्ट या स्टेट लिस्ट में आया है और एंट्री 9 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो क्या बातें कही गई हैं इसमें 7 शेड्यूल में, स्टेट लिस्ट में या स्टेट सब्जेक्ट में? रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल, वो लोग जो कि डिसेबल्ड हैं, यानी कि दिव्यांगजन हैं, और अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयबल हैं, यानी जो किन्हीं कारणों से फिजिकली, मेंटली या बिहेवियर या किसी भी कारण से वो नौकरी नहीं कर सकते, वो अपने आप को नौकरी के लायक नहीं पा रहे हैं, ना नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए रिलीफ पैकेज दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, या इसके लिए कानून बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, इसके मुताबिक 7 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट लिस्ट, एंट्री 9। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी जगह देखते हैं तो 11 शेड्यूल, जो कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में बातें करता है, 12 शेड्यूल जो कि म्युनिसिपैलिटी के सब्जेक्ट के बारे में बातें करता है, तो शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 यानी 11th एंड 12th शेड्यूल, उसमें भी दिव्यांगजनों की राइट्स और उनके अधिकारों के बारे में बातें कही गई। वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, क्या है? डिसेबल्ड जो हैं यानी दिव्यांगजन, और मेंटली रिटार्डेड यानी मानसिक रूप से जो लोग कमजोर हैं, उन लोगों के लिए रिलीफ और वेलफेयर की बातें कही गई हैं शेड्यूल नंबर 11 और शेड्यूल नंबर 12 यानी पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में। तो वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड एंड मेंटली रिटार्डेड, ये जो आर्टिकल 41 है 41, इसमें डायरेक्शन दिया गया है स्टेट को। स्टेट का मतलब कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट बोथ, पंचायती राज इंक्लूडिंग, स्टेट में सारे लोग आ गए, गवर्नमेंट की जितनी संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट किसी भी स्तर पे हो, सारे के सारे स्टेट में आ जाते हैं। तो सबको डायरेक्शन दिया गया है आर्टिकल 41 के मुताबिक इनके वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए कार्य करना, इनके लिए कानून बनाना, स्पेशल राइट, इनके राइट्स को, इनके अधिकारों को सुनिश्चित करना, इसको डिसेबल्ड के राइट्स को। इसी आर्टिकल के आधार पे 1995 यानी 1995 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक्ट लाई थी दिव्यांगजनों के राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी डिग्निफाइड लाइफ गुजारने के लिए। उस एक्ट को 1995 यानी 1995 वाले एक्ट को अमेंड कर दिया गया, और बाद में 2016 में एक नया एक्ट आया, या एक नया पार्लियामेंट में कानून बना। उसका नाम क्या है? राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। क्या है? राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी। क्या कह सकते हैं? पीडब्ल्यूडी, या राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 शॉर्ट फॉर्म में। इसने एक्ट ने 1995 वाला जो पहले का एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया, एंड रिप्लेसिंग 1995 एक्ट। अब देखते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है उसके क्या प्रोविजंस हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है? ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस,
इसमें पहले नंबर पे हम जानते हैं कि इस एक्ट का मकसद क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। इट एम्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर पीडब्ल्यूडी टू लाइफ डिग्निफाइड लाइफ। इस एक्ट का मकसद यह है कि जो भी दिव्यांगजन हैं उनको इक्वल भागीदारी, इक्वल हिस्सेदारी मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज यानी कि बराबर अपॉर्चुनिटीज, प्रॉपर पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाए दिव्यांगजनों की, और इनके राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी यानी जो दिव्यांगजन हैं उनके अधिकारों को एक तरह से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ताकि वो लोग, ऐसे दिव्यांगजन, टू लाइफ डिग्निफाइड लाइफ, ताकि वो अपनी डिग्निटी के साथ लाइफ को गुजार सके। इसके लिए एक एक्ट आया जिसमें यह कहा गया, इट एम्स टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, फुल पार्टिसिपेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स फॉर पीडब्ल्यूडी टू लाइव डिग्निफाइड लाइफ। इस एक्ट के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के मुताबिक, पहले 7 या कितने इस तरह से मतलब कि 7 या 7 डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया था 1995 वाले एक्ट में। इसने एक्सपेंड किया सब्जेक्ट को और टोटल 21 यानी 21 टाइप्स जो है आप डिसेबिलिटीज को मेंशन किया गया, डिस्क्राइब किया गया पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में। तो देयर आर 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज मेंशन्ड इन द एक्ट ऑफ 2016। 2016 वाले एक्ट में 21 यानी 21 टाइप्स, 21 तरह के, 21 प्रकार के 21 टाइप्स डिसेबिलिटीज को या दिव्यांगजनों को मेंशन किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है। उन 21 टाइप जो दिव्यांगजन हैं उनको हम यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट हम कुछ जो खास हैं, स्पेशल हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम देखते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि एज लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से तात्पर्य क्या है कि वो लोग जिनको चलने फिरने में कहीं ना कहीं उनके बॉडी के ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। चलने फिरने में बॉडी के 2 ऑर्गन्स जो होते हैं काम करना चाहिए, उठने में, बैठने में, चलने फिरने में। एक तो आपके दोनों लिम्स यानी कि हाथ बाजू जिसे कहते हैं, दूसरे नंबर में दोनों पैरें, दोनों टांग। तो इसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी ऐसे लोगों को कहा गया है इस वाले एक्ट में। नेक्स्ट क्या है, विजुअली इंपेयर्ड। वो लोग जिनको आंखों में दिक्कत होती है, देखना प्रॉपर, उनकी नजर नहीं है, दृष्टि में उनकी समस्या है, वो प्रॉपर देख नहीं सकते, तो विजुअली इंपेयर्ड लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। हियरिंग इंपेयर्ड का मतलब जो कि बाधित है, यानी कि सुनने में जिनकी समस्याएं हैं, उनको भी इसमें मेंशन किया गया। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी। स्पीच एंड लैंग्वेज से तात्पर्य क्या है कि जो गूंगे हैं, जिनको बोलने में समस्या आती है, या जिनके डायलेक्ट्स, जिनके वर्डिंग प्रॉपर डिलीवर नहीं होते। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि मेंटली रिटार्डेड हैं, उनकी मतलब कि दिमाग प्रॉपर फंक्शन नहीं करता। सेरेब्रल पाल्सी के तात्पर्य क्या है कि जो ब्रेन है बर्थ के टाइम पे या बर्थ से पहले या बर्थ के बाद प्रॉपर डेवलप नहीं होता। सेरेब्रम एंड सेरेब्रम ये ब्रेन के हिस्से हैं, ब्रेन के पार्ट्स हैं, ठीक है। ब्रेन कई भागों में हम डिवाइड करते हैं, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ऐसे सेरेब्रल, ठीक है। तो सेरेब्रल हम पढ़ते हैं। तो वो सेरेब्रल पाल्सी यानी कि जो बॉडी की जो मोबिलिटी है, जैसे कि उठना चढ़ना, जो जिस कंडीशन में बॉडी है वैसे ही रह जाता है, और वो बॉडी का प्रॉपर फंक्शन उनका नहीं होता, क्योंकि उनका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल नहीं करता। तो ब्रेन जो है, जो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल का वर्क है, वो प्रॉपर बॉडी पे रेगुलेट नहीं कर पाता, इसीलिए उस तरह की बीमारी को कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ये बचपन से ही उन बच्चों में देखी जाती है जिनका ब्रेन प्रॉपर बर्थ के टाइम पे डेवलप नहीं हो पाता, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ड्वार्फिज्म, ये भी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो है ये मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर के की वजह से बर्थ में ही डिफेक्ट रहता है। तो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण कुछ लोग ड्वार्फ यानी कि बौने, उनके ठिगनापन, उनकी हाइट छोटी रह जाती है, तो उन लोगों को इसमें शामिल किया गया है इस एक्ट में।
टोटल 21 प्रकार के 21 टाइप्स जो है एक तरह से डिसेबिलिटी या दिव्यांगजनों को मेंशन किया गया है 2016 वाले एक्ट में। एक्ट डिफाइंस पीडब्ल्यूडी ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% डिसेबिलिटी। इस एक्ट के मुताबिक उन्हीं लोगों को डिसेबल माना जाएगा जिनकी डिसेबिलिटी या दिव्यांगजनता 40% से कम ना हो। यानी किसी भी बॉडी के पार्ट्स में जो मेंशन किया गया है ये 21 तरह का जो प्रकार का मेंशन है मतलब कि दिव्यांग, उनमें से 21 प्रकार में से 21 टाइप में से 40% से कोई भी कम ना हो, एक या दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट वो 40% से इंपेयर ना हो, कम ना हो। डिसेबिलिटी कितना, 40% से ज्यादा डिसेबल्ड बॉडी के पार्ट्स हो या ऑर्गन्स हो बॉडी के, ठीक है, तो उन्हीं लोगों को ये पीडब्ल्यूडी में शामिल किया जाएगा इस एक्ट के मुताबिक। तो एक्ट डिफाइन पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन ए पर्सन विद नॉट लेस देन 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। 40% स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी का मतलब कि जो 21 तरह के जो डिसेबिलिटी शामिल किए गए हैं उन 21 में से कोई एक या दो 40% से कम डिसेबिलिटी ना हो, उससे ज्यादा डिसेबिलिटी हो, उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। और ये 40% कौन निर्धारित करेगा? जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होगा उनके लोकेलिटी का या उनके आसपास के एरिया का, वहां जाएंगे जब वो सर्टिफिकेट करवाने, तो चेकअप के टाइम पे वो डिसाइड करेंगे हाँ इनकी डिसेबिलिटी 40% से ज्यादा है, तभी वो इनको सर्टिफिकेट बनाएंगे। प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स। इस एक्ट के मुताबिक गवर्नमेंट यानी कि सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है 4% यानी 4%। ये एक्ट 2016 पीडब्ल्यूडी जो एक्ट है गवर्नमेंट की नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% रिजर्वेशन को सुनिश्चित करता है। एंड हायर एजुकेशन में 5% यानी 5% हायर एजुकेशन में एक तरह से रिजर्वेशन की बात किया गया है इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए। तो जो भी दिव्यांगजन हैं अगर वो यूपी के हैं तो यूपी वाले रिजर्वेशन में उनको, अगर वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 4% दिया जाएगा रिजर्वेशन। तो ये तो इंप्लीमेंटेड है गवर्नमेंट के यहाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको नोटिस या ऑर्डर जारी करके गजट में एक तरह से इंप्लीमेंट कर दिया था। लेकिन हायर एजुकेशन 5%, सेंटर में तो मुझे लगता है कि इंप्लीमेंट हो चुका है, स्टेट में मुझे अभी थोड़ा सा डाउट है। ये 5% एजुकेशन, हायर एजुकेशन में यूपी में शायद अभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी एक्ट के अंतर्गत? टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट। पब्लिक बिल्डिंग में उनको ट्रांसपोर्ट में उनको एक्सेसिबिलिटी के लिए जो भी एक तरह से चीजें बनानी होंगी वो बनाई जाएंगी ताकि उनको आने जाने में समस्या ना हो। सुगम्य भारत अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट ने चलाया था, इसी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, या इस तरह से वो 2015 का ही एक तरह से वो स्कीम लाई गई, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ठीक है, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या सुगम्य भारत अभियान, जो भी दिव्यांगजन है उनको 3 एरियाज में एक्सेसिबिलिटी के लिए साधन मुहैया कराया जाएगा। वो 3 एरियाज क्या थी? पब्लिक बिल्डिंग यानी गवर्नमेंट के ऑफिसेज में जो भी रैंप बनाया जाएगा ताकि वो आसानी से खुद अपना या तो जा सकें अगर वो पैदल चलने में सक्षम है, या उनका जो व्हील चेयर है उसके थ्रू वो उस पर चढ़ करके गवर्नमेंट के ऑफिस में अंदर तक जा सकें। तो उसके लिए रैंप बनाया जाएगा पब्लिक बिल्डिंग में। एक्सेसिबिलिटी कहां पे? पब्लिक बिल्डिंग में। दूसरे नंबर में ट्रांसपोर्ट में एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई थी सुगम्य भारत अभियान में। तीसरे नंबर में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन वगैरह में भी एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई थी। कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन से तात्पर्य कि जितने भी पोर्टल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, जितने भी एटीएम हैं, ऐसी जगहों पे भी इनके लिए स्पेशल की तरह का कुछ की या कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस डेवलप किया जाएगा ताकि ये आसानी से उस सुविधा का लाभ उठा सके। तो 3 एरियाज में सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत फोकस किया गया था और इसमें भी यही बात है, टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी इन पब्लिक बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एटसेट्रा। देखिए, चैलेंजेस फेस्ड बाय पीडब्ल्यूडी। जो भी दिव्यांगजन है वो चाहे वो इंडिया में रहते हो चाहे यूपी में रहते हो, कहीं पे भी उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं अपनी लाइफ में। तो दिव्यांगजनों को अपनी जिंदगी में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, अब उसके बारे में बातें करते हैं।
या प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द दिव्यांगजन, या डिस्ट्रेस या कॉन्सर्न्स रिलेटेड विद दिव्यांगजन। ठीक है, तो नंबर 1 पे सोशल चैलेंज, पहला जो हमारा पॉइंट है चैलेंजेस में सोशल चैलेंज, यानी समाज से रिलेटेड जो बाधाएं हैं उनको पहले हम उनको देखते हैं। सोशल चैलेंज के अंतर्गत डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, वो लोग हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का और एक तरह से इनइक्वालिटी का शिकार होते रहते हैं। उनके साथ भेदभाव और ना बराबरी या गैर बराबरी की समस्याएं हमेशा देखी जा सकती हैं। असमानताएं और एक तरह से भेदभाव ये समाज का हिस्सा है, उनको समाज एक्सेप्ट नहीं करता। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी वो कहीं ना कहीं सफर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट, माल ट्रीटमेंट, और उनको सोशली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। उनका ट्रीटमेंट या बिहेवियर लोगों का बिहेवियर उनके प्रति एक तरह से सही नहीं है। उनका जो ह्यूमैनिटी के आधार पे एक बंदे को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो रिकॉग्निशन एफिलिएशन मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। उसके अलावा एंड सोशल एक्सक्लूजन, समाज कहीं ना कहीं उनको एक्सक्लूड कर देती है। समाज अपने हिस्से में, अपने उसमें, चाहे वो घर में रहते हैं तो उस चीज को सफर करते हैं, घर के बाहर नेबर्स में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो उस तरह की समस्याओं को झेलते हैं और जूझते रहते हैं। लॉस ऑफ स्टेटस एंड आइडेंटिटी, समाज में जो उनकी स्टेटस है वो लॉस हो रही है, उनका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो अपनी डिग्निफाइड लाइफ नहीं गुजार सकते। इस तरह की समस्याओं से वो दो चार हैं और झेल रहे हैं। लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ स्टेटस इन सोसाइटी। तो पहले नंबर में क्या है, हमने मेंशन किया सोशल चैलेंज, पहली बड़ी मतलब चैलेंज इनके साथ सामाजिक समस्याएं हैं इनके लिए। नेक्स्ट क्या है, बैरियर टू एजुकेशन। बैरियर टू एजुकेशन से तात्पर्य क्या है कि वो दिव्यांगजन जो कि शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो समस्या क्या होती है, एक तो उनके पास पैसे नहीं होते, घर वाले उन पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि उनसे उतना आउटपुट होने के चांसेस कम रहेंगे। जो फिजिकली मेंटली फिट हैं घर के दूसरे ऑफस्प्रिंग या बच्चे, उनसे प्रोडक्शन होने का फ्यूचर में ज्यादा चांस रहता, इसलिए उन्हीं को एजुकेशन की तरफ ढकेला जाता। इनको एक तरह से पार्टिसिपेशन के लिए एजुकेशन में या दूसरी चीजों में मौका नहीं मिलता, प्रॉपर चांस नहीं देता, फैमिली की तरफ से पहले नंबर में रुकावट। कैसे तैसे अगर वो स्कूल में पहुंच भी जाते हैं तो उनके लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए जो भी किट्स हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो अवेलेबल नहीं होते। जैसे मान के चलिए कि जो मतलब कि ब्लाइंड्स हैं, वो दृष्टि वाली समस्या से जूझ रहे होते हैं, तो उनके लिए क्या है कि एक ब्रेल राइटिंग होती है, एक कागज पे एक ऐसे स्केल होता है, उसमें सुराखें होती हैं और एक कील नुमा कुछ चीजें होती है, उसी को ऐसे वो पिन बना करके ए या बी या आ या बा का उसको एक ब्रेल राइटिंग कहते हैं उसको, तो उसी तरह से वो पढ़ते हैं। उनकी बुक्स भी ऐसे ही होती हैं, या कुछ सुनने के उनके पास सिस्टम होता है, उसके थ्रू पूरी पूरी बुक्स को सुन करके वो मेमोराइज करते हैं। तो इस तरह के साधन संसाधन, रिसोर्सेज एजुकेशन से संबंधित अवेलेबल नहीं है और उसको भी वो सफर करते हैं। तो लेक ऑफ ट्रेंड टीचर, पहले नंबर में देखिए टीचर की कमी होती है, ठीक है। दूसरे नंबर में एजुकेशन मटेरियल, कहीं ना कहीं एजुकेशन मटेरियल का मैंने बताया कि वही जो उनका यानी कि ऐसे सुराख होती है, पिन नुमा होती है कोई चीज, और वो उसी को ऐसे पिन से खोद करके मतलब कि राइटिंग करते हैं, और वो चीज़ें उनको आसानी से अवेलेबल नहीं होती। या जो बुक्स उनकी जो मटेरियल तैयार करना चाहिए टाइम टू टाइम, जो अपडेटेड अपग्रेडेड मटेरियल्स है, वो उनको अवेलेबल नहीं हो पाता स्टडी से संबंधित, ठीक है। तो एजुकेशन मटेरियल, टीचर्स, इवन नॉट एडमिटेड इन स्कूल। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड या फिजिकली चैलेंज जो भी बच्चे हैं, उनको अपने स्कूल में एडमिशन लेने से मना भी कर देते हैं। खासकर प्राइवेट स्कूल, उनका ट्रीटमेंट या उनका बिहेवियर उनके प्रति सही नहीं रहता। तो ये एक तरह से इवन नॉट एडमिटेड इन स्कूल, ये सारी की सारी एजुकेशन से संबंधित वो समस्याएं फेस करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, ज्यादातर जो है आप देखेंगे जो भी दिव्यांगजन है वो बेरोजगार होते हैं। उसके पीछे मुख्य कारण क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार का 3 साधन है। एक तो पर्सनल बिजनेस आप कर लीजिए, या कोई कारोबार कर लीजिए, या कोई छोटा मोटा एंटरप्राइज स्टार्ट कर लीजिए, एक साधन तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाइए, और तीसरा आप प्राइवेट जॉब्स में चले जाइए। तो पर्सनल बिजनेस वही कर सकते हैं जिनके पास पैसा है। गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए पार्टिकुलर सीमा निर्धारित है
कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 4% इनके यहाँ रिजर्वेशन है, उससे ज़्यादा वो हासिल नहीं कर सकते सीटें, क्योंकि वो फिजिकली चैलेंज होते हैं, तो उतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं कर सकते एक टाइम बीइंग में कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को वो बीट कर पाए बेचारे। इसीलिए कहीं ना कहीं 4% ये इस एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया। अभी पहले तो ये 1% या ऐसे लमसम हुआ करता था रिजर्वेशन इनके लिए, या 3% या 2% ऐसे कुछ था। तो एक तो पॉइंट ये है कि प्राइवेट्स में तो इनके लिए रिजर्वेशन का तो चांस ही नहीं है। प्राइवेट वाले तो उनको प्रॉफिट से मतलब है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेबर को एक तरह से वो चूसते हैं, कहिए दूसरी भाषा में। तो जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं या एक तरह से दिव्यांगजन हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में तो उनको जॉब मिलने से रही। तो इसीलिए ज़्यादातर आप देखेंगे प्राइवेट्स में उनको जॉब्स या उनका स्थान ना होने के कारण, या प्राइवेट्स में उनको रिजर्वेशन जॉब्स में ना मिलने के कारण, रिजर्वेशन प्राइवेट्स में तो दिव्यांगजन को होना चाहिए। कास्ट, कम्युनिटी, धर्म और क्षेत्र के आधार पर रिजर्वेशन प्राइवेट में हो या ना हो, हमें उससे कोई तात्पर्य नहीं है। बट दिव्यांगजनों के लिए हमारी ये गवर्नमेंट से एक तरह से रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि दिव्यांगजनों के लिए कुछ पार्टिकुलर प्राइवेट सेक्टर में जहां पे वो फिट बैठते हो, वहां पे उनके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर गवर्नमेंट की संस्थाएं कहीं ना कहीं वो प्राइवेटाइज हो चुकी हैं, या गवर्नमेंट ने अपनी संस्थाओं को डिसइन्वेस्ट करके प्राइवेट के हवाले कर दिया। तो अब इनके लिए समस्या क्या है कि फ्यूचर कैसा होगा, वो रोजी रोटी उनकी कैसी चलेगी। तो इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट नो ऑप्शन इन प्राइवेट सेक्टर, ये बहुत बड़े चैलेंज है कि किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी क्षेत्र के दिव्यांगजन हो, उनके लिए रिजर्वेशन प्राइवेट संस्थाओं में जॉब्स के लिए होना कंपलसरी है, होना चाहिए। उसके लिए कोई एक एक्ट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए, या इसी एक्ट में अमेंड करके उनको डालना चाहिए। लेक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हेल्थ केयर की अगर बात की जाए तो भी कहीं ना कहीं सफर कर रहे होते हैं, क्योंकि ये तो जो भी बीमारी होती है वो नेचुरल होती है, बहुत सी बीमारियां उनको, तो जिसको आसानी से केयर और क्योर नहीं किया जा सकता। और कुछ अगर गवर्नमेंट फंड देती भी है तो वो बहुत सारा ज़्यादा उनके पास अवेयरनेस नहीं होता। लेक ऑफ अवेयरनेस भी एक फैक्टर्स है। दूसरी बात क्या है कि अगर वो किसी बीमारी से, बाधा से पीड़ित होते भी हैं, तो मान लीजिए कोई डीफ है, कोई हेयर इम्पेयरमेंट्स में दिक्कत है, यानी सुनने में, किसी को बोलने में, किसी को आंख में, तो अपनी समस्याओं को बेचारे वो बयान भी नहीं कर सकते, किसी के सामने कह भी नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि लेक ऑफ एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज में कम्युनिकेशनल इश्यूज, कम्युनिकेशनल बैरियर। कम्युनिकेशनल बैरियर का मतलब कि अपनी बातों को कैसे वो इजहार करेंगे, कैसे बताएंगे कि हम इस समस्या से पीड़ित हैं या हमको ये बीमारी हो गई है, ठीक। तो वो कैसे एक्सप्रेस करें बेचारे। मान लीजिए कोई मुंह से, यानी कि गूंगा है, तो कैसे बताएं कि हमको फीवर है, या कैसे बुखार है, या कितनी कहाँ पे फला जगह पेन है। तो बड़ी दिक्कत होती है उनको एक्सप्रेस करने में, अपनी समस्याओं को डॉक्टर को बताने में भी। फाइनेंशियल बैरियर, ठीक है, ये भी एक समस्या है। उसके अलावा एटीट्यूड, बिहेवियर, जो भी डॉक्टर्स या हॉस्पिटल या जो नर्स हैं, इन लोगों का भी ट्रीटमेंट उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि होना चाहिए दिव्यांगजनों के प्रति। तो एटीट्यूडनल बिहेवियर एंड सोशल स्टिग्मा, सोशल प्रिजुडिसेस एक्सेट्रा भी, माल ट्रीटमेंट, मिस ट्रीटमेंट्स वगैरह कहीं ना कहीं सफर करते हैं और उससे दो चार होते हैं। लेक ऑफ एक्सेसिबिलिटी, यानी कि पब्लिक बिल्डिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इसमें भी कहीं ना कहीं उनको समस्याएं होती हैं, और एक्सेसिबिलिटी भी एक समस्या उनके लिए। इन समस्याओं के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कदम उठाए, स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीमें चलाई और बहुत सारे स्टेप्स उठाए। हम ओनली और ओनली अब बातें करेंगे स्कीम्स फॉर दिव्यांगजन बाई उत्तर प्रदेश सरकार। अब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं। बाई यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी स्कीमें दिव्यांगजन से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी स्कीमें पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से रिलेटेड हैं, अब उसके बारे में बातें की जाएं। तो स्कीम्स फॉर दिव्यांगजन बाई उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। पहली जो स्कीम है वो आर्टिफिशियल लिम्स एंड असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम है। आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम, ये पहली स्कीम है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की, जो कि जितने भी हैंडीकैप्ड या एक तरह से फिजिकली चैलेंज या क्या कहते हैं आपका दिव्यांगजन है, उनको असिस्टिव इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया जाता है। अलग अलग बंदे के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि लोकोमोटर
लोकोमोटर जो मैंने बताया डिसेबिलिटी जिनको है, या लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिनको है, जिनको चलने में समस्या है, उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। हेयर एड्स यानी जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए अलग। जो ब्लाइंड्स हैं यानी कि जिनका एक तरह से विजुअल इंपेयरमेंट्स है यानी कि जो देख नहीं सकते, उनके लिए गवर्नमेंट्स को एक तरह से रीडिंग राइटिंग पढ़ने लिखने से संबंधित जो भी मटेरियल है उसकी समस्या, तो उसके लिए भी स्कीम्स या उसके लिए वो चीजें, ठीक है। तो नंबर 1 पे पहली स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की दिव्यांगजन से संबंधित जो है वो है आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड फॉर फॉलोइंग असिस्टिव स्कीम इक्विपमेंट्स, यानी कि कुछ इक्विपमेंट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है दिव्यांगजनों को। वो दिव्यांगजन जो पार्टिकुलर उससे मतलब कि चैलेंज है, डिसेबल्ड है किसी एक समस्या से, उनको उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट सरकार देती है। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि डायरेक्टली फंड उनके अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो नंबर 1 में क्या है, फॉर मोबिलिटी, यानी चलने फिरने से संबंधित उन लोगों को जो कि मोबिलिटी से संबंधित यानी कि लोकोमोटिव डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ट्राई साइकिल का इंतजाम कराती है। क्या है ट्राई साइकिल? ट्राई साइकिल का मतलब कि 3 चक्का वाली जो एक तरह से साइकिल होती है, वो हैंड से ऐसे नचा करके चलते रहते हैं। वो गवर्नमेंट उनको पैसे देती है या कभी कभी गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती है और फ्री में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, या कभी कभी डायरेक्ट गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस इस तरह से दिव्यांगजनों के अकाउंट में साल टू साल ट्रांसफर कर देती है। और कभी कभी कोई गवर्नमेंट का प्रोग्राम या फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है तो वहां पे भी वितरण किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों मतलब की प्रक्रियाएं हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा अकाउंट में हर बेनिफिशियरी के ट्रांसफर हो जाता है अमाउंट। तो मोबिलिटी से संबंधित जैसे कि ट्राई साइकिल यानी कि जो 3 चक्के वाली जो साइकिल होती है वो दी जाती है। व्हील चेयर उनको दी जाती है। व्हील चेयर का मतलब कि वो आगे पीछे कर करके थोड़ा बहुत कहीं ऑफिस में अगर जॉब करते हैं या एजुकेशन लेना चाहते हैं तो उसी के थ्रू अपना इधर उधर मोबिलिटी थोड़ी बहुत हो सके उसके द्वारा, तो व्हील चेयर दिया जाता है। सीपी चेयर का मतलब सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो प्रॉपर दिशा में, जिस दिशा में रहती है उसी में हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो माइंड जो है ब्रेन उनका वो कोऑर्डिनेट और कोऑपरेट नहीं करता बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को। तो वो एक स्पेशल किस्म की जो है ये भी जो व्हील चेयर है या आपका जो है ट्राई साइकिल, इसी तरह से वो भी एक चेयर ही है, बट उसकी जो बनावट होती है वो ऐसे मतलब कि थोड़ा सा डिजाइन अच्छा होता है ताकि वो आसानी से कंफर्ट उसमें वो बैठ सकें और उसको सपोर्टिव होता है वो चेयर, ठीक है। तो सेरेब्रल पाल्सी वाला चेयर, ठीक है। वॉकिंग स्टिक्स वगैरह दिया जाता है, और ब्लाइंड स्टिक, वॉकिंग स्टिक, इस तरह की चीजें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अलावा फॉर विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट्स का मतलब कि जो कि ब्लाइंड्स हैं, जो आंखों से जिनकी समस्याएं हैं आंखों से, उनको क्या करती है गवर्नमेंट, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स उनको देती है। एजुकेशन से संबंधित जो भी रीडिंग राइटिंग या उनको मटेरियल स्टडी का वो सारी की सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है इसके द्वारा। मैथमेटिकल अबैकस एंड ज्योमेट्रिक किट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स जो कि स्कूलिंग वगैरह में हैं उनको मैथमेटिकल या अबैकस या ज्योमेट्रिक किट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ब्रेल एजुकेशन किट्स आता है, स्पेशली एक ऐसे ज्योमेट्री की नुमा, उसमें बहुत सारे ऐसे वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो रखे रहते हैं ताकि उससे वो रीडिंग कर सकें, है ना, वो राइटिंग कर सकें, वैसे सुराख करके वो स्केल टाइप जो मैंने बताया अभी, तो वो ब्रेल एजुकेशन किट्स भी उनको प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि हियरिंग इंपेयरमेंट्स, यानी कि जो सुनने में जिनको समस्या होती है, जिनको हम बहिर कहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट्स कहीं ना कहीं इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करती है, जैसे हियरिंग एड इक्विपमेंट्स वगैरह भी इनको गवर्नमेंट्स के द्वारा दिया जाता है। और उसके अलावा एजुकेशनल किट्स वगैरह भी जो हियरिंग से संबंधित होती है वो भी गवर्नमेंट्स उनको प्रोवाइड करती हैं। हियरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे एक तरह से प्लास्टिक का बना होता है, कोई ऐसे वो मशीन लगा देते हैं और उसमें सेट होता है, ऐसे यहाँ कान में रख देते हैं या कहीं पे या अंदर जो भी है, तो वो उनको सुनने में आसानी होती है, ठीक है। तो हियरिंग इंपेयरमेंट या हियरिंग एडेड इक्विपमेंट्स एंड एजुकेशनल किट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम जो आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम है, इस स्कीम का फायदा ओनली वही दिव्यांगजन उठा सकते हैं जिनकी डिसेबिलिटी 40% या उससे ज्यादा हो। कम से कम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, वही इस स्कीम का आर्टिफिशियल लिम्स और असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। जिनका 40% से कम है वो फायदा नहीं उठा सकते, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे नंबर में उनको किसी भी जो ऑथोराइज्ड मेडिकल ऑफिसर है या चीफ मेडिकल ऑफिसर,
उनके हाथों का बना हुआ एक सर्टिफिकेट भी लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर क्या है कि डिसेबिलिटी एट लीस्ट ऑफ 40% आर मोर। जो मैंने इस पीडब्ल्यूडी एक्ट अभी पढ़ा था उसमें यही बताया कि 40% से कम जिनके पास डिसेबिलिटी है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनको मान्यता नहीं दिया जाता पीडब्ल्यूडी का। उन्हीं लोगों का जिसका 40% से ज्यादा इंपेयरमेंट हो, 40% से ज्यादा ही डिसेबिलिटी हो। ठीक है, तो इस स्कीम का फायदा, ये जो आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम है, इसका फायदा ओनली वही डिसेबिलिटी लोग, वही डिसेबल्ड उठा सकते हैं जो कि 40% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड हैं। नंबर 1 पॉइंट, कितना 40% या उससे ज्यादा डिसेबल्ड हो और उनके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए डिसेबिलिटी का। किससे बनवाएंगे? जो पास में, जो बाजू में, जो भी आसपास के मेडिकल ऑफिसर्स हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनके द्वारा। जहां तक इनका इनकम की बात है पीडब्ल्यूडी की, यानी कि जो फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटीज या दिव्यांगजन है, या उनकी फैमिली का इनकम, या अगर वो सेल्फ डिपेंडेंट है तो उनकी पर्सनल इनकम, और अगर वो फैमिली पे आश्रित हैं या फैमिली पे डिपेंडेंट है तो उनकी फैमिली का इनकम। ठीक है, तो उनके इनकम या उनकी फैमिली का इनकम गांव के एरियाज में 46,080 रुपये, कितना? 46,080 रुपये पर एनम हो या उससे ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा होगा तो इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते। वो डिसेबल्ड या दिव्यांगजन जो अर्बन एरियाज के हैं, उनके फैमिली इनकम या उनका पर्सनल इनकम तमाम सोर्सेस से 56,460 पर एनम या उससे ज्यादा ना हो। अगर उससे ज्यादा होगा तो उसका फायदा नहीं उठा सकते। तो यानी कि गांव के जो भी दिव्यांगजन हैं उनका इनकम 40,080 पर एनम, शहर के जो भी हैं एप्लीकेंट या दिव्यांगजन और इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो 56,460 पर एनम। ठीक है, और यही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यानी उत्तर प्रदेश सरकार की इनकम से संबंधित है जितनी भी स्कीमें आ रही हैं। आप देखेंगे ओल्ड एज में भी यही इनकम का क्राइटेरिया लगाया गया। अभी आप पेंशन में भी देखेंगे, दिव्यांगजनों की जो पेंशन दी जाती है उसका भी क्राइटेरिया यही है कि जो भी दिव्यांगजन बेनिफिशरीज हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, उनका फैमिली इनकम 46,080 पर एनम से ज्यादा ना हो। जो भी दिव्यांगजन अर्बन एरियाज में रहते हैं उनका फैमिली इनकम तमाम सोर्सेस से या उनका फैमिली इनकम 56,460 यानी 56,460 रुपीज पर एनम से ज्यादा नहीं हो, तभी वो उसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें अमाउंट कितना मिलता है? बेनिफिट्स ऐसे दिव्यांगजनों को 10,000 रुपए का बेनिफिट्स मिलेगा। मानी मैक्सिमम बेनिफिट्स का जो अमाउंट है वो 10,000 रुपये है। ये चाहे उससे चेयर, ट्राईसाइकिल, चाहे व्हील चेयर, चाहे एजुकेशनल इक्विपमेंट, चाहे ज्योमेट्रिक किट्स, ब्रेल इक्विपमेंट्स या हियरिंग एड, कुछ भी खरीदें। ठीक है, उनको मैक्सिमम अमाउंट जो बेनिफिट्स मिल सकता है 10,000 तक ही मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। एक तो ये हो गया पॉइंट। अभी हाल के दिनों में यानी 3-4 महीने हो गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10,000 वाले अमाउंट्स को बढ़ा करके 15,000 कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी हाल के दिनों में ये जो 10,000 हुआ करता था बेनिफिट्स, ठीक है, वो बढ़ा करके 15,000 कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो पहली स्कीम हो गई आर्टिफिशियल लिम्स असिस्टिव इक्विपमेंट स्कीम। दूसरी स्कीम है फ्री मोटराइज्ड साइकिल स्कीम फॉर पीडब्ल्यूडी, यानी कि दिव्यांगजनों के लिए फ्री में मोटराइज्ड साइकिल यानी मोटरसाइकिल, दिव्यांगजनों वाली जो मोटरसाइकिल है उनको फ्री में वितरण की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री में मोटराइज्ड साइकिल दिव्यांगजनों को वितरण किया जाता है। यह स्कीम 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। इसके अंतर्गत क्या मकसद क्या है? टू इनहेंस मोबिलिटी, मेक देम इंडिपेंडेंट एंड एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एसेंशियल सर्विसेज। जो मोटराइज्ड व्हीकल है, मोटराइज्ड साइकिल है, जैसे बाइक होती है उसी तरह से एक है, वो बाइक का इंजन उसमें फिट रहता है, बट उसमें 3 चक्के होते हैं। ठीक है, और उनको बैठने के लिए या सीट भी इस तरह से एक आध लोग और भी बैठ सकते हैं। तो एक ट्राई साइकिल की तरह मोटरसाइकिल होती है जो कि इनके लिए स्पेशल आती है, दिव्यांगजनों के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार 2020 यानी 2020 से ये स्कीम लॉन्च की है, फ्री मोटराइज्ड साइकिल स्कीम फॉर पीडब्ल्यूडी, ताकि वो आसानी से मोबिलिटी उनकी बढ़ाई जा सके और इंडिपेंडेंट हो सकें अपने आप पे, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और एसेंशियल सर्विसेज वगैरह में, कहीं भी आने जाने में उनको सुविधाएं होने लगेंगी इस स्कीम के द्वारा।
लोकोमोटिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद एटलीस्ट 80%। इस स्कीम का फायदा वही दिव्यांगजन उठा सकते हैं जो कि लोकोमोटिव डिसेबल्ड हैं। लोकोमोटिव डिसेबल्ड का मतलब कि जो हाथ और पैर, जिनका लिम्स काम नहीं करता प्रॉपर, हाथ या पैर, वो लिम्स या लोकोमोटिव में आता है। ठीक है, मेनली पैर ही समझिए, पैर जिनका प्रॉपर वर्क नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता चलने फिरने में, उन्हीं डिसेबल्ड को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। मोटरसाइकिल उन्हीं को फ्री में मिलेगी। शर्त यह है कि 80% कम से कम डिसेबिलिटी हो इस वाले केस में। ऊपर वाली जो स्कीम थी उसमें 40% डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया रखा था। ज्यादातर स्कीम में आपको 40% क्राइटेरिया मिलेगा डिसेबिलिटी का। ये सिंगल स्कीम है, फ्री मोटराइज्ड साइकिल स्कीम फॉर पीडब्ल्यूडी, जिसमें 80% तक कम से कम डिसेबिलिटी हो। 80% तक जब डिसेबिलिटी होगी, कम से कम 80% डिसेबिलिटी हो, तभी आप इसकी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो लोकोमोटिव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद एट लीस्ट 80% मस्ट बी 16 ईयर ऑफ एज। कम से कम उसकी 16 साल की उम्र हो उस बंदे की। जब 16 साल की उम्र होगी, एज होगी, या उससे ज्यादा हो, तभी ये इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। इस वाली कंडीशन में आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह में जो है वो 18 साल या उससे ज्यादा एज बताई गई है। सारी स्कीम्स में 18 साल या उससे ज्यादा आप पढ़ेंगे, बट ये वाली जो फ्री मोटराइज वाली साइकिल है, इसमें डिसेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, यानी 80% कम से कम डिसेबिलिटी हो, उससे कम डिसेबिलिटी ना हो। दूसरे नंबर में 16 साल या उससे ज्यादा एज हो। उसका इनकम जो है किसी भी सोर्सेस से 2 लाख से कम ना हो, मतलब 2 लाख तक का इनकम, अप टू 2 लाख। चाहे वो पर्सनल अगर डिपेंडेंट है तो पर्सनल, और फैमिली पे आश्रित है, फैमिली पे निर्भर है, वो डिपेंड है, तो फैमिली का इनकम 2 लाख या उससे कम ही उसका इनकम हो, तभी वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। तो फ्री मोटराइज्ड साइकिल स्कीम 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के लिए लाई थी, ताकि उनकी आने जाने में सुविधा की मतलब कि हो सके, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट्स में और एसेंशियल सर्विसेज उनको आसानी से मुहैया हो सके, मिल सके। इसके लिए उनको पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए लोकोमोटिव से संबंधित। लोकोमोटिव का मतलब क्या होता है? जिनका हाथ पैर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो मेनली पैर से संबंधित उनको दिक्कत हो, और 80% से कम उनके पास डिसेबिलिटी ना हो, उससे ज्यादा ही डिसेबिलिटी हो। उसके अलावा फैमिली इनकम उनका 2 लाख से ज्यादा फैमिली इनकम ना हो, उनकी एज कम से कम 16 साल हो या उससे ज्यादा उनकी एज हो, तो ऐसे लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सर्जिकल ग्रांट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है तीसरे नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि सर्जिकल ग्रांट्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी, वो दिव्यांगजन जिनका सर्जरी के द्वारा डिसेबिलिटी को घटाया जा सके या उसको किसी तरह से खत्म किया जा सकता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट अलग से फंड सैंक्शन करती है। कुछ पार्टिकुलर गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जब वो सर्जरी कराएंगे तो उनको गवर्नमेंट फंड सैंक्शन करेगी, गवर्नमेंट खर्चा बियर करती है। और उसी के लिए एक स्कीम लाई गई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसका नाम रखा गया सर्जिकल ग्रांट फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है कि दिव्यांगजन पेंशन योजना एंड लेप्रोसी पेंशन योजना। तो फोर्थ नंबर हमारा जो पॉइंट है वो है दिव्यांग जन पेंशन योजना एंड लेप्रोसी पेंशन योजना। दिव्यांगजन पेंशन योजना और लेप्रोसी पेंशन योजना, इसके अंतर्गत दिव्यांगजनों को पेंशन दिया जाता है। जो ये क्राइटेरिया मैंने बताया, सब जगह यही क्राइटेरिया अप्लाई होगा।
उनका जो इनकम है, चाहे फैमिली का इनकम हो या पर्सनल इनकम, अगर वो गांव के हैं यानी रूरल एरियाज के हैं, या वो आपके शहर के हैं यानी कि अर्बन एरियाज के हैं, तो उनका इनकम में किसी भी कंडीशन में तमाम सोर्सेज से 46,080 080 और ये आपका 56,460 पर एनम, ठीक है, पर एनम। पहले नंबर पे क्राइटेरिया क्या है कि वो लोग जो कि दिव्यांगजन हैं, 40% वाली डिसेबिलिटी यहां पे भी अप्लाई होगी, ठीक है। मिनिमम डिसेबिलिटी कितनी है? मिनिमम डिसेबिलिटी 40% हो। एज कितनी हो उस बंदे की, जो भी दिव्यांगजन है उसकी एज 18 ईयर्स एंड एबव, ठीक है। तो मतलब कि दिव्यांगजन पेंशन स्कीम, पहले नंबर पे हम देखते हैं दिव्यांगजन पेंशन स्कीम। दिव्यांगजन पेंशन स्कीम के अंतर्गत वो दिव्यांगजन जो कि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनकी आयु 18 साल या उससे ज्यादा हो चुकी हो, 18 साल या उससे ज्यादा उनकी एज हो गई हो, मिनिमम डिसेबिलिटी उनकी 40% हो, मिनिमम डिसेबिलिटी 40% हो, विद सर्टिफाइड या सर्टिफिकेट, विद सर्टिफिकेट बाई किसके द्वारा, जो भी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनके द्वारा बना हुआ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसमें मेंशन होना चाहिए कि 40% तक ही डिसेबिलिटी है, या उससे कम ना हो, उससे ज्यादा ही हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो उनका इनकम या उनके फैमिली का इनकम 46,080 पर एनम गांव के लोगों का, शहर के लोगों का 56,460 पर एनम हो। ऐसे लोगों को बेनिफिट जो उत्तर प्रदेश सरकार कितना देगी, बेनिफिट्स फॉर दिव्यांग स्कीम, दिव्यांग पेंशन स्कीम। दिव्यांग पेंशन स्कीम के लिए इसका बेनिफिट जो है आपका 1,000 रुपये दिया जाता है इसके अंतर्गत पर मंथ। कितना? पर मंथ, एक महीने में 1,000 रुपये सरकार इस स्कीम के अंतर्गत आपको देगी। अभी हाल के दिनों में इस स्कीम को बढ़ाने की बात कही गई है, वो प्रपोजल अभी हो सकता है एक्सेप्ट भी हो गया हो, 1,800 रुपये पर मंथ हो जाएगा। अभी 1,800 रुपये का प्रपोजल अभी रखा गया है पर मंथ के हिसाब से, 1,800 पर मंथ। ये बेनिफिट्स अगर हम बात करते हैं उसकी, मतलब कि बेनिफिट्स फॉर ये लेप्रोसी पेंशन, लेप्रोसी पेंशन, वो दिव्यांगजन जो कि लेप्रोसी से ग्रस्त हैं उनके लिए जो है पेंशन की स्कीम है, वो उसमें बेनिफिट्स आपका 3,000 रुपये की बात कही गई है, 3,000 पर मंथ, 3,000 पर मंथ जो है उनको स्कीम की बात कही गई है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी की सारी मतलब की स्कीमें हैं गवर्नमेंट्स की। अभी हाल के दिनों में गवर्नमेंट ने ये जो लेप्रोसी पेंशन स्कीम है, लेप्रोसी पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो लोग असिस्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं एज ए हेल्प के तौर पे लेप्रोसी से पीड़ित लोगों को, उनके लिए भी कुछ अनुदान गवर्नमेंट देगी। यानी किसी बंदे को अगर लेप्रोसी है तो उसको चलाने फिराने उठाने में या खाने पीने में जो सहायता जो बंदा देता है या देती है, जो भी बंदा या बंदी, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने अलग से एक असिस्टेंट या एक फंड लाई है, उसको भी उनको दिया जाएगा, सहायक लोगों को, ठीक है, लेप्रोसी से पीड़ित के सहायक लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैरिज इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम, नंबर 5 जो हमारा स्कीम है मैरिज इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम। देखिए 5वें नंबर की जो स्कीम है वो है मैरिज इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम। मैरिज इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम, जो मैरिज इंसेंटिव रिवार्ड स्कीम है, दिव्यांगजन अगर मेल हैं, मेल मेंबर की अगर शादी होगी तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसमें दिया जाता है फाइनेंशियल
असिस्टेंस फॉर दिव्यांग जन मैरिज। दिव्यांग जन अगर यानी कोई भी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी का बंदा है या पीडब्ल्यूडी से वाला बंदा है जिसके पास सर्टिफिकेट है, क्राइटेरिया पूरी करता है, तो अगर वो शादी करेगा तो उसके गवर्नमेंट जो है 15,000 रुपये अनुदान देती है या ग्रांट देती है। कितना? इफ ए हस्बैंड इज दिव्यांग, तो गवर्नमेंट आप उस बंदे को 15,000 रुपये का अनुदान देगी या फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। इफ ए वाइफ इज दिव्यांग, तो गवर्नमेंट उसको जो है थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा देगी, 20,000 रुपये का एक तरह से अनुदान देती है या ग्रांट देती है या फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। बोथ आर दिव्यांग, बोथ आर दिव्यांग मतलब कि अगर मेल जो है उसकी शादी होती है और वो दिव्यांग है तो उसको गवर्नमेंट 15,000 रुपये देगी। फीमेल अगर शादी करती है किसी ऐसे बंदे से जो कि ठीक ठाक है, मतलब वो दिव्यांग नहीं है, उसका हस्बैंड दिव्यांग नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट ऐसे फीमेल को 20,000 रुपये देगी। अगर मेल और फीमेल दोनों दिव्यांग हैं, बोथ आर दिव्यांग, तो गवर्नमेंट इस केस में 35,000 रुपये तक का अनुदान देगी या 35,000 रुपये का इंसेंटिव रिवार्ड्स देगी शादी करने के लिए ऐसे लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शॉप कंस्ट्रक्शन एंड शॉप ऑपरेशन स्कीम। पांचवें के बाद छठे नंबर का जो पॉइंट है, शॉप कंस्ट्रक्शन एंड शॉप ऑपरेशन स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ दिव्यांगजन या पीडब्ल्यूडी। जो भी पीडब्ल्यूडी कम्युनिटी के लोग हैं, अगर वो कोई कारोबार कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको कुछ पार्टिकुलर ग्रांट्स देती है, कुछ लोन भी देती है, जिसमें कि मान के चलिए कि अगर वो जैसे कि शॉप से तात्पर्य क्या है यहाँ पे, जैसे शॉप्स का मतलब क्या होता है, कोई शॉप्स अगर वो रेंट पे लेना चाहते हैं या कोई खोखा टाइप है ना, खोखा गोमती, खोखा गोमती एंड हैंड कार्ट, मतलब जो ठेली होता है, हाथ ठेली या रिक्शा ठेली टाइप होती है चीजें, अगर उस पर कोई कारोबार छोटा मोटा बिजनेस है, यानी कि ठेली लगाना चाहते हैं, कहीं पे छोटा मोटा अपना बिजनेस का कारोबार करना चाहते हैं, या कोई शॉप्स रेंट पे लेना चाहते हैं, तो शॉप कंस्ट्रक्शन का मतलब, शॉप कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी वो उनको 20,000 रुपये का एक तरह से अनुदान देती है इसके अंतर्गत। ठीक है, फॉर शॉप कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट जो है कितना देती है? 20,000 रुपये देगी। इस 20,000 में से 15,000 समझिए एज ए लोन देगी। कितना? लोन जो है गवर्नमेंट इसके पे 15,000 रुपये का इनको लोन देगी। इस 20,000 में 4% इंटरेस्ट के हिसाब से। कैसे? एट 4% इंटरेस्ट। बाकी जो रिमेनिंग 5,000 बच रहा है अमाउंट, इसमें कितना? 5,000 का जो अमाउंट है वो ग्रांट्स के तौर पे गवर्नमेंट देती है। ग्रांट्स का मतलब वो पैसा वापस नहीं करना इनको। जैसे कोई बंदा दिव्यांग है, कम्युनिटी का है, वो कोई कारोबार, कोई बिजनेस, कोई खोखा या कोई गोमती या कोई ठेला स्टार्ट करना चाहता है, ठेले पे बिजनेस, इस तरह के कारोबार, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट से शॉप कंस्ट्रक्शन के लिए एक अमाउंट देती है या फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। वो 20,000 का अमाउंट होता है। इस 20,000 में 15,000 रुपये एक तरह से लोन पे होता है, जो कि 4% इंटरेस्ट पे चार्ज मिलता है इनको। बाकी जो 5,000 है वो 5,000 एज ए ग्रांट होता है। ग्रांट का मतलब इनको वापस नहीं लौटाना है। उसके अलावा शॉप ऑपरेशन के लिए अलग से, क्या? शॉप ऑपरेशन के लिए
शॉप ऑपरेशन के लिए गवर्नमेंट इनको जो है 10,000 रुपये का देती है फंड। ठीक है, 10,000 रुपये का गवर्नमेंट इनको एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी। इस 10,000 में से इनको लोन के तौर पे जो अमाउंट मिलेगा वो आपका 7,500 रुपये। 7,500 रुपये इनको लोन के पैटर्न पे रहेगा इनका अमाउंट, जो कि 4% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज पड़ेगा इस पे। कितने पे? 10,000 रुपये शॉप्स को चलाने के लिए, कारोबार को चलाने के लिए 10,000 रुपया टोटल गवर्नमेंट असिस्टेंट देगी, फाइनेंशियल असिस्टेंट। इस 10,000 में से 7,500 आपको लोन के तौर पे मिलेगा, जो कि 4% के इंटरेस्ट पे होगा, और जो रिमेनिंग है 2,500 जो अमाउंट बच रहा है, इसमें कितना बच रहा है? 2,500। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 2,500। तो 2,500 अमाउंट जो इनका है वो एज ए ग्रांट रहेगा। ग्रांट्स का मतलब इनको वापस नहीं करना है। ये स्कीम हो गई आपकी दिव्यांगजनों के कारोबार से संबंधित। ठीक है, और वो बिजनेस कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हैं। उनकी एज की अगर बात की जाए तो 18 से लेके 60 साल तक की एज उनके मतलब की क्राइटेरिया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट एट इजी टर्म। एट इजी टर्म का मतलब कि इस तरह से बहुत ही हल्के दर पे उनको गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है। देखिए, अगली जो स्कीम है वो डिस्ट्रिक्ट जो है डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर से रिलेटेड है। तो ये हमारी 6 नंबर की स्कीम हो गई। 7वें नंबर की जो स्कीम होगी वो है डिस्ट्रिक्ट डिसएबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, DDRC, है नहीं? DDRC का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक जो है 5 से 6 जो है डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर रनिंग में हैं। तो करंटली 5 to 6 डिसेबिलिटी मतलब डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आर ऑपरेशनल इन उत्तर प्रदेश by fund provided by fund, ठीक है, provided by सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंड प्रोवाइड किया जाता है और उससे टोटल उत्तर प्रदेश में 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर रनिंग में है, ऑपरेशनल हैं। While in states there are 38 district disability rehabilitation center but unoperational due to paucity of फंड की कमी होने के कारण उत्तर प्रदेश में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं। 38 टोटल हैं, बट ओनली रनिंग में जो है 5 या 6 ही है, रनिंग में है। ये जो 5 और 6 जो रनिंग में है उसका कारण क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसमें फंड जाता है, इसलिए ये रनिंग में है। बाकी ये ऑपरेशनल नहीं है। ऑपरेशन नहीं है इसलिए क्योंकि इनके पास फंड की कमी है, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड, ड्यू टू गैप ऑफ फंड की कमी होने के कारण ये ऑपरेशनल नहीं है। एक जो है डिस्ट्रिक्ट
इंडिपेंडेंटली मतलब चल रहा है यहाँ पे अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी के द्वारा 1 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर इज independently ऑपरेशनल, ठीक है, बाई एनटीपीसी। एनटीपीसी का वहां पे कोई प्लांट है, तो मुझे लगता है कि उसका जो सीएसआर है, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा ये एनटीपीसी चलाता होगा। कहां पे? इन अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इन अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक। अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में खाली एक डीडीआरसी जो है चल रहा है, जो कि इंडिपेंडेंटली एनटीपीसी के द्वारा चल रहा है। बाकी सारे के सारे बंद हैं। 38 में से मात्र जो है 5 या 6 ही चल रहे हैं। वाई स्टेट देयर आर 38 डीसीसी बट नो अनऑपरेशनल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ द फंड, ठीक है, बट अनऑपरेशनल रिमेनिंग और बट जो है यहाँ पे थोड़ा सा बट रिमेनिंग और अनऑपरेशनल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड की कमी होने के कारण उन 6 को छोड़ करके बाकी सारे के सारे अनऑपरेशनल हैं, वो चल नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये भी एक फैक्टर है। उत्तर प्रदेश के जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसने हाल में एक तरह से अनाउंसमेंट किया इस सारे को फंक्शन में लाने के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट ये भी हो जाएगा हमारा, रिसेंटली सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ यूपी announced for making remaining DDRC to be operational very soon, ठीक है। और फंड वगैरह भी इन्होंने सैंक्शन करने की बात कही है कि फंड मतलब ये 12 करोड़ की कितना इसके लिए सैंक्शन हो चुका है और ये जल्द ही अब एक जो है डीडीआरसी आपका चल जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया भी प्रपोजल जारी किया था। योगी जी ने कहीं स्पीच में बोला भी था कि जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं यानी डीडीआरसी, वो कम से कम हर जो डिविजनल डिस्ट्रिक्ट हैं, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मतलब उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल या डिवीजन कितने हैं? 18 मंडल या 18 डिवीजन है। तो हर डिवीजन में कम से कम एक डीडीआरसी होना कंपलसरी है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया मतलब वो जारी किया अभी एडवाइजरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट असिस्टेंस टू एनजीओ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ दिव्यांगजन। नेक्स्ट हमारा जो इसी में है स्टेट असिस्टेंस टू एनजीओज वर्किंग in the field of दिव्यांगजन रिहेबिलिटेशन। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है हर साल जो भी ये भी जितने भी सेंटर चल रहे हैं, इस तरह के सेंटर को चलाने के लिए या जो फर्दर चीजों को चलाने के लिए, चाहे ओल्ड एज हो, चाहे विडोड हो या आपका दिव्यांगजन हो, एनजीओ को फंड देती है। किसको देती है? एनजीओ को फंड देती है। और बजट में बाकायदा इसके लिए भी मेंशन रहता है अमाउंट। अभी हम बजट वाले कॉलम में पढ़ेंगे 60 करोड़ रुपए इस बार के बजट में, मतलब दिव्यांगजन के रिहेबिलिटेशन सेंटर या होम, दिव्यांगजन होम या रेजिडेंशियल हो या ओल्ड एज रेजिडेंशियल हो, उन दोनों के लिए इस बार के बजट में 60 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया या प्रपोज किया गया। और वो पैसा किसको दिया जाएगा? एनजीओ को दिया जाएगा और एनजीओ इसको फिर रन करेंगी। नेक्स्ट क्या है कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह से संबंधित भी पैसे दिए जाते हैं इनको, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा
स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए भी पैसे दिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर दिव्यांगजन या स्किल डेवलपमेंट फॉर दिव्यांगजन के लिए एक डायरेक्टरी, बाकायदा एक अलग से छोटा मोटा डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया, ऐसा समझिए। एक डायरेक्टरी बना रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है। अब हम देखते हैं एजुकेशन से संबंधित क्या है। एजुकेशन से संबंधित अप्रोक्सीमेटली 15 लाख दिव्यांग जन्स आर रजिस्टर्ड इन ऑन यूनिक डिसेबिलिटी आईडी प्रोजेक्ट, ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो 15 लाख दिव्यांगजन आर रजिस्टर्ड ऑन यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। वो कहां से है? फ्रॉम उत्तर प्रदेश, फ्रॉम यूपी। यूपी के 15 लाख है दिव्यांगजन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इस पे रजिस्टर्ड है। सेम एजुकेशन में भी ऐसे ही, जैसे हम देखते हैं प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यहां पे भी दिया जाता है इनको। प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अगर प्री मैट्रिक की बात की जाए तो पहले इनको स्कॉलरशिप मिलती थी 2000। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कुछ एडिशनल अमाउंट मिला करके प्री मैट्रिक वाली स्कॉलरशिप दिव्यांगजनों को 4000 कर दी है। और पोस्ट मैट्रिक जो है ये कोर्स वाइज वेरी करती है, जैसे बीए में लेंगे तो कुछ और होगा, बीएसडब्ल्यू एमएसडब्ल्यू करेंगे, एमबीए करेंगे, बीटेक करेंगे तो कुछ और उसका मतलब अमाउंट होगा, ठीक है। तो प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके अलावा फीस रीइंबर्समेंट स्कीम भी इनके लिए भी चलती है। तो वेरीज कोर्स टू कोर्स एंड डिसेबिलिटी, ठीक है। इस तरह से मतलब स्कॉलरशिप अलग अलग उनको टाइम टू टाइम दी जाती है। अच्छा, अब इसमें देखिए मंथली मेंटेनेंस अलाउंस दिया जाता है एक, और डिसेबिलिटी अलाउंस दिया जाता है। मंथली मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है इनको, और एक एनुअल अमाउंट मिलता है इनको डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है इनको ऑन ईयर, ठीक है, ईयर ऑन ईयर। मतलब कि हर साल में एक बार इन लोगों को एक डिसेबिलिटी अलाउंस भी मिलता है। और महीने वाइज 2000-3000 वाली जो स्कॉलरशिप होती है वो तो मिलती महीने के आधार पे, जो कि कोर्स वाइज या आपका सब्जेक्ट वाइज या आपकी डिसेबिलिटी के आधार पे वेरी करता है। बट एक डिसेबिलिटी अलाउंस आपको एक साल में एक बार ये अलग से मिलता है। नेक्स्ट क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो स्पेशली रन कर रहे हैं दिव्यांगजनों के लिए। तो उसको साकेत, ममता, स्पर्श, इस तरह से मतलब अलग अलग नामों से उन स्कूलों को जाना जाता है। और बहुत सारे शहरों में वो स्कूल फंक्शनल हैं, रनिंग में भी हैं। तो इन स्कूलों को देखते हैं। तो ये 11 नंबर का पॉइंट हो गया। 12 नंबर का जो पॉइंट है, कुछ स्पेशल स्कूल है उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए, जो कि ममता और आपका स्पर्श, ठीक है, साकेत या संकेत, इस तरह के नाम से चलते हैं। तो ये 12वें नंबर का पॉइंट हो जाएगा। फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कूल्स आर रनिंग स्पेशली फॉर दिव्यांगजन। दिव्यांगजनों के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ पार्टिकुलर स्कूल्स हैं जो रन करते हैं। उनमें से नंबर 1 पे संकेत है, गवर्नमेंट स्कूल फॉर डीफ एंड म्यूट। नंबर 1 पे क्या है?
संकेत गवर्नमेंट स्कूल्स फॉर डीफ एंड म्यूट। दूसरे नंबर का जो स्कूल है वो आपका स्पर्श जो है विजुअली इंपेयर्ड, स्पर्श जो है आपका विजुअली इंपेयर्ड। तीसरे नंबर का जो स्कूल है गवर्नमेंट का वो ममता, ममता जो है गवर्नमेंट स्कूल वो आपका मेंटली चैलेंज के लिए है, मेंटली चैलेंज के लिए है। नेक्स्ट आपका जो है प्रयास करके है फिजिकली चैलेंज, प्रयास है गवर्नमेंट स्कूल वो फिजिकली चैलेंज के लिए है। जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए प्रयास नाम का एक स्कूल चलता है, गवर्नमेंट स्कूल है सारे के सारे ये चलते हैं वो उत्तर प्रदेश में। इन मेजर सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, इन मेजर सिटीज ऑफ यूपी लाइक लखनऊ, प्रयाग, उसके अलावा जो है आगरा, फर्रुखाबाद, बरेली, गोरखपुर, आगरा, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, बरेली, बांदा, सहारनपुर, ये सारे के सारे स्कूल उत्तर प्रदेश के जो कि मतलब कि चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अपने पर्सनल कुछ स्कूल जो अलग अलग शहरों में दिव्यांगजनों के लिए चल रहे हैं, उनमें स्कूलिंग की शिक्षा होती है, यानी कि यूनिवर्सिटी के एजुकेशन से पहले यूजी पीजी नहीं पढ़ाया जाता, यूजी पीजी से पहले की जो शिक्षा है बेसिक एजुकेशन हाई स्कूल इंटर तक का। कुछ स्कूल यहाँ पे रेजिडेंशियल भी हैं, बोर्डिंग भी है, नॉन बोर्डिंग दोनों तरह के हैं। कितने हैं? रेजिडेंशियल भी हैं, रेजिडेंशियल एंड नॉन रेजिडेंशियल। देखिए सारे स्कूल, मान लीजिए संकेत है, संकेत गवर्नमेंट स्कूल फॉर डीफ एंड म्यूट, जो भी बधिर या एक तरह से गूंगे होते हैं जो बोल नहीं सकते, उनके लिए जो स्कूल है उसका नाम रखा गया संकेत गवर्नमेंट स्कूल। ऐसे स्पर्श, स्पर्श गवर्नमेंट स्कूल फॉर विजुअली इंपेयर्ड, जिनको दिखाई नहीं देता, देखने में जिनकी समस्याएं हैं या देखने में जो पीड़ित हैं, उनके लिए स्पर्श नाम से गवर्नमेंट की स्कूल चलते हैं। उसके अलावा ममता, जो मेंटली चैलेंज लोग हैं उनके लिए ममता के नाम से एक इसकी मतलब स्कीम है गवर्नमेंट की, और ममता के नाम से बहुत सारे शहरों में अलग अलग जगहों पे उत्तर प्रदेश में स्कीम है, ये स्कूल चलते हैं गवर्नमेंट के। उसके अलावा प्रयास नाम के भी गवर्नमेंट के कुछ स्कूल हैं जो कि फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए हैं, उसको प्रयास कहा जाता है। ये सारे स्कूल ऐसा नहीं है कि फर्रुखाबाद में या आगरा में है, कोई स्कूल फर्रुखाबाद में है तो कोई लखनऊ में है, कोई 2 लखनऊ में है तो कोई प्रयागराज में 3 हो सकता है। इस तरह से अलग अलग शहरों में अलग अलग स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि फिजिकली चैलेंज या दिव्यांगजनों के लिए फंक्शनल हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे एजुकेशन दी जाती है। ठीक है, ये स्कूल ओनली और ओनली बॉयज के लिए नहीं है, कुछ स्कूल ओनली बॉयज, कुछ स्कूल ओनली गर्ल्स या कुछ कोएड टाइप है ना, इस तरह से। तो बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ के लिए ये स्कूल्स हैं। अगर कोई रेजिडेंशियल नहीं है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, बसें भी चलाई जाती हैं इस तरह के स्कूलों में। उसके अलावा हायर एजुकेशन में जो भी दिव्यांगजन हैं उत्तर प्रदेश में, उनके लिए रेजिडेंशियल हॉस्टल की फैसिलिटीज भी है। टोटल 6 हॉस्टल उत्तर प्रदेश में रनिंग में हैं। तो हॉस्टल फॉर विजुअली चैलेंज बॉयज एंड गर्ल्स, क्या है आपका? हॉस्टल्स फॉर विजुअली चैलेंज्ड बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, विजुअली चैलेंज जो है बॉयज और गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि हायर एजुकेशन कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई है? हायर एजुकेशन संबंधित है, फॉर हायर एजुकेशन।
ये टोटल जो है किसके शहर में है, टोटल 6 हॉस्टल्स हैं। पहले हम सिटी देख लेते हैं कहां कहां पे है। नंबर 1 पे ये मान के चलिए कि लखनऊ में जैसे एक हॉस्टल है इनका, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयाग, मेरठ। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयाग एंड मेरठ, टोटल 6 हॉस्टल फंक्शनल हैं। टोटल कितने हॉस्टल्स हैं? 6 हॉस्टल जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अलग अलग शहरों में, जैसे कि आपका लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज और मेरठ वगैरह में चल रहे हैं। हायर एजुकेशन के जो बच्चे हैं और वो फिजिकली मतलब कि यानी कि विजुअली चैलेंज है, विजुअली इंपेयर्ड हैं, यानी कि जो ब्लाइंड्स हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है इसी कड़ी में, हॉस्टल के अलावा जो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ में है, एक यूनिवर्सिटी आपका यहाँ पे है, क्या कहते हैं, रामभद्राचार्य जी के नाम पे चित्रकूट में। तो इन दोनों यूनिवर्सिटीज को पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, कहां पे? ये लखनऊ में है। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में जो है जो भी आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज के जो एजुकेशंस हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाते हैं। उनके लिए जो भी फिजिकली चैलेंज है, मेंटली रिटार्डेड, एक तरह से मतलब कि मेंटली थोड़ा बहुत हो, मतलब वो बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रस्त ना हो, तो विजुअली इम्पेयर्ड, ठीक है, या आपका हियरिंग इम्पेयर्ड है, या इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए जो भी दिव्यांगजन हैं, इसमें जो कोर्सेज हैं उसको देख लेते हैं। कोर्सेज ऑफर्ड, जैसे देखिए बीए, ठीक है, एमए, बीकॉम, एमकॉम, उसके अलावा एमएसडब्ल्यू, एमबीए, बीएड, एमएड, इस तरह के कोर्सेज यहाँ पे ऑफर्ड किए जाते हैं। 50% यहाँ पे रिजर्वेशन है दिव्यांगजनों के लिए। कितना? 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिव्यांग। जो भी दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% सीट रिजर्व है। कहां पे? डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। नेक्स्ट आपका जो है इसी में जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी चित्रकूट में है। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी जो है कहां पे है? चित्रकूट में है। इसमें भी जो है 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी। यहां स्टेट इसलिए लिखा गया कि 2023 से पहले ये ट्रस्ट के द्वारा या प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी या ट्रस्ट चलाती थी, ये गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी नहीं थी उत्तर प्रदेश सरकार की। दिव्यांग के लिए या ब्लाइंड्स के लिए एक तरह से ये भी यूनिवर्सिटी है जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में लोकेटेड है। 2023 से पहले ये कोई ट्रस्ट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता था। 2023 के द्वारा
इसकी मैनेजिंग जो बॉडी है, इसने इस यूनिवर्सिटी को हैंडओवर कर दिया गवर्नमेंट्स को, और अब गवर्नमेंट इसका एक तरह से मालिक हो गई, मालिकाना अधिकार गवर्नमेंट के पास चला गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार की ये यूनिवर्सिटी हो गई। और फिर कैबिनेट ने इसके लिए एक एक्ट ला करके इसको मंजूरी दे दी, तो इस तरह से ये उत्तर प्रदेश सरकार की यूनिवर्सिटी हो गई। इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया राज्य यूनिवर्सिटी, राज्य विश्वविद्यालय, यानी जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय। राज्य मतलब स्टेट की यूनिवर्सिटी, और यहां पे भी 50% सीट है दिव्यांग स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। अब देखिए कुछ स्पोर्ट्स में भी है, टोटल हम देखते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में अवार्ड दिया जाता है, जैसे कि लक्ष्मण अवार्ड्स, रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड्स है ना, क्या लक्ष्मण अवार्ड्स, रानी लक्ष्मीबाई, ये मतलब कि बॉयज के लिए या एक तरह से मेल स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं उनके लिए है ना, और ये फीमेल जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए। तो ये लक्ष्मण अवार्ड्स एंड रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड्स, दो ट्रैक अलग अलग है। जो नॉर्मल स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग अवार्ड दिया जाता है, और जो दिव्यांग स्टूडेंट मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अलग ट्रैक है। तो नॉर्मल जो है उनको भी 31 स्पोर्ट्स में या डिसिप्लिन में दिया जाता है, और इन लोगों को भी 31 डिसिप्लिन में दिया जाता है। किसमें? दिव्यांग को भी। यहां लिख देता हूं मैं टू दिव्यांग, मतलब कि मेल दिव्यांग जो है या फीमेल दिव्यांग स्पोर्ट पर्सन, उनको उत्तर प्रदेश सरकार अवार्ड्स देती है। जो मेल दिव्यांग हैं उनको लक्ष्मण अवार्ड्स दिया जाता है, जो फीमेल दिव्यांग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड दिया जाता है। टोटल 31 फील्ड हैं स्पोर्ट्स के जिसमें ये अवार्ड्स अलग अलग उसमें दिया जाता है। अब हम बातें करेंगे डायरेक्टली बजट के बारे में, चलेंगे 3 पॉइंट बजट क्या है उसी को लिख देते हैं, बस बाकी एंड हो गया हमारा। बजट उत्तर प्रदेश का दिव्यांगजन से संबंधित क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या इनिशिएटिव्स है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको देखते हैं। बजट ऑफ यूपी किसके लिए? दिव्यांग। 2025 वाला बजट है ना, 2025 का बजट है ये। नंबर 1 पे जो है दिव्यांग मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम, क्या है? दिव्यांग मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1424 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। दिव्यांगों की मतलब कि भरण पोषण के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार के बजट में दिव्यांग मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम जो है वो 1424 करोड़ रुपए यानी 1424 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है या प्रपोजल है। 35 करोड़ जो है आर्टिफिशियल हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस के लिए, ठीक है। नंबर दूसरा जो है 35 करोड़ एलोकेटेड फॉर हियरिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर दिव्यांग। मतलब कि इसमें सारे 35 करोड़ रुपया जो है फंड एलोकेट किया गया, प्रस्तावित है इस बार के बजट में। हियरिंग एड्स, हियरिंग एड मतलब कि कान वान में कुछ लगाना हो, या असिस्टिव डिवाइसेस में सारे आ गए। जैसे कोई मतलब कि विजुअली इंपेयर्ड है तो उनको स्टिक चाहिए, किसी को व्हील चेयर चाहिए, तो सारे के सारे इस तरह की स्कीम के लिए 35 करोड़ रुपये फंक्शन मतलब सैंक्शन किया गया इस बार के बजट में। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्रांट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस टू हेल्पलेस एंड डिसेबल्ड पर्सन 10 करोड़। तो 10 करोड़ जो है रुपये इस बार के बजट में सैंक्शन किया गया है, ठीक है। 10 करोड़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस मतलब कि दिव्यांग जो है
दिव्यांग जो भी बीमार हैं या उनको कोई समस्या है, जैसे कि कोई ऑपरेशन कराना या कुछ भी, तो उसके लिए इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपए दिव्यांगों की समस्याएं जो भी बीमारी से संबंधित है, सर्जरी से रिलेटेड या मेडिसिन से संबंधित, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए वो दी जाएगी। इस बार के बजट में 10 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट है। उसके अलावा जो है 60 करोड़ जो है एनजीओ के दिया जाएगा रेजिडेंशियल होम चलाने के लिए। कितना? 60 करोड़ फॉर रेजिडेंशियल होम्स ऑफ ओल्ड एज एंड दिव्यांग, हेल्पलेस दिव्यांग, हेल्पलेस का मतलब कि जो जरूरतमंद हो, दिव्यांग, ठीक है। और किसको दिया जाएगा? टू एनजीओज, मतलब कि 60 करोड़ फंड एलोकेटेड दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द एनजीओ फॉर रेजिडेंशियल होम्स ऑफ ओल्ड एज। जो भी वृद्ध जन लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, उनके रहने के लिए एक तरह से ओल्ड एज होम जो होता है उसकी सहायता प्रोवाइड करेंगी एनजीओज, और एनजीओ के खाते में पैसा चला जाएगा। ऐसे ही जिस तरह से ओल्ड एज होम होता है, दिव्यांग के रहने के लिए भी एक सुविधा प्रोवाइड की जाएगी एनजीओ के द्वारा, फंड एनजीओ को जाएगा, और ये स्कीमें हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में 3 साल से लेकर के मतलब कि 7 साल के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए चाइल्ड केयर सेंटर जो है ऑपरेशनल है 18 डिविजनल डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। तो ये बजट में कुछ मनी सैंक्शन नहीं है, बट बजट में एक बात मेंशन की गई थी, तो हम इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, चाइल्ड केयर सेंटर्स आर ऑपरेशनल इन 18 divisional districts for resident to दिव्यांग। जो भी दिव्यांग का मतलब कि जैसे मान के चलिए कि ये फिजिकली चैलेंज हैं या आपका विजुअली इम्पेयर्ड है, हेयर में बाधाएं हैं, ठीक है, ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में, ऐसे बच्चों के लिए, और किस क्लास से? 3 to 7 ईयर्स है ना, 3 साल से लेकर के 7 साल के बच्चों के लिए कहीं पे कुछ डे केयर सेंटर है, कहीं पे रेजिडेंशियल केयर सेंटर्स है। इस तरह से टोटल सेंटर उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिविजनल डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब कि जो मंडल या कमिश्नरी टाइप डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां जहां मंडल है उस वाले डिस्ट्रिक्ट्स में एक एक स्कूल टोटल चल रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की। इसमें कुछ बात मेंशन नहीं है फंड वगैरह, बट ये गवर्नमेंट ने इसमें बजट में ये वर्ड यूज किया था, तो हमने सोचा कि उसको मेंशन कर दें। और अब हमने सारी की सारी दिव्यांग से संबंधित जो भी स्कीमें थी या जितनी भी हमने डिटेल में डिस्कस कर दी। आप लोगों को कोई समस्या हो तो हमें डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स है इसी से संबंधित, दिव्यांग से संबंधित, दिव्यांग के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो युवा से संबंधित होगा, यानी यूथ से रिलेटेड उत्तर प्रदेश सरकार की क्या क्या स्कीमें हैं, और यूथ से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में क्या क्या प्रोविजन इस बार दिए थे। ठीक है, ओके भाई, ऑल द बेस्ट।